कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है और साथ ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों का रोजगार देने वाला क्षेत्र भी। लेकिन आज भी किसान की अवस्था बहुत ही नाजुक है। कभी बारिश ना आने की वजह से तो कभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से, कभी पेस्ट अटैक की वजह से तो कभी उपज को उचित भाव न मिलने की वजह से, कभी खराब सीड के कारण तो कभी पैसे न होने के कारण। किसी न किसी कारणवश हमारा किसान हमेशा परेशान पाया जाता है। किसान की इसी अवस्था को सुधारने हेतु महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने मिलकर निर्माण किया जय सरदार कृषि विकास किसान उत्पादक संगठन का। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस संगठन के बारे में। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं दिलीप नाफड़े जय सरदार शेतकरी उत्पादक कंपनी मलकापुर से आपका अभिवादन करता हूं। सर पहले कुछ साल पहले हमें किसानों के लिए बहुत सारी समस्या थी। उसी समस्या से लेके हमने जय सरदार किसान उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद में सर हमने वो किसानों से 1000 रुपये शेयर्स हमने जमा किए। हमारे 10 लाख रुपए जमा होने के बाद SFC नई दिल्ली ने हमें 10 लाख रुपए इक्विटी ग्रांट दे दिए। ऐसे हमारे पास 20 लाख रुपए हमारे किसान संगठन के पास हमारे खुद के जमा हुए और वो होने के बाद हमने 35 लाख रुपए का लोन लिया और लोन लेके हमने हमारा कारोबार आगे बढ़ाया। दिलीप भाव तुमची सगळी मंडळी टोळी ना माझे नमस्कार। नमस्कार कमाल केला है तुम्ही सगळ्यांनी। जून 2018 में हुआ यह वार्तालाप संगठन के सदस्यों को और भी प्रेरित कर गया और संगठन की प्रगति देख फरवरी 2020 में इस संगठन को 10,000 FPO लॉन्च प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया। यह संगठन के किसानों को प्रधानमंत्री जी से प्रत्यक्ष मुलाकात करने का और उन्हें रुमाल टोपी प्रदान करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कृषि विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था मलकापुर द्वारा SFC नई दिल्ली की सहायता से बनाया गया ये संगठन आज अलग अलग ऊंचाइयां छू रहा है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग के सहायता से इस संगठन के माध्यम से आज किसानों की अपनी मंडी उभर रही है। यहाँ किसानों के उपज की खरीद होती है और किसानों को खेती के लिए आवश्यक उत्पाद भी बेचे जाते हैं। साथ ही क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट और वेयर हाउसेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ व्यवस्था का कुछ ऐसा निर्माण किया गया कि महिला किसान भी निर्भय होकर माल बेचने या खरीदने के लिए आ रहे हैं। जय सरदार भारतवर्ष का दूसरा ऐसा FPC है जिसके गोदाम WDRA के साथ रजिस्टर है और किसान अपनी उपज यहाँ रखकर लोन ले सकते हैं। साथियों, इन दिनों महाराष्ट्र की एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहां एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कंपनी ने किसानों को इस बार मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिया। किसानों को भी एक सुखद आश्चर्य हुआ। जब उस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं, अब उसके तहत किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेच पा रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को किसानों के साथ भी बांटना चाहिए। उस पर उनका भी हक है और उन्होंने किसानों को बोनस दिया है। साथियों, बोनस अभी भले ही छोटा हो, लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है। उचित दाम और सही काम के सूत्र के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए और मार्केट कंपटीशन में किसानों के हित के लिए खड़ा रहने हेतु टेक्नोलॉजी का सहयोग लेना अनिवार्य है। यही सोचकर संगठन ने द्वारा ट्रस्ट के साथ एक ऐप का निर्माण किया। इस ऐप के माध्यम से किसान भाई बहन अपने घर से ही जो उपज उन्हें बेचना है उसके बारे में FPO को जानकारी दे सकते हैं तथा FPO के पास उपलब्ध चीजें भी खरीद सकते हैं। इसी ऐप के माध्यम से किसानों को क्रॉप एडवाइजरी सेवा भी प्रदान की जा रही है, जो किसानों की कम लागत में अच्छा उत्पाद लेने में भी सहायक हो रही है। FPO के यशस्विता हेतु मार्केट लिंकेज सबसे जरूरी है। यह ध्यान में रखते हुए इस FPO ने संतुष्ट नाम से अपना खुद का ब्रांड विकसित किया है।
और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा महा एफपीसी, एनसीडीईएक्स, एनईएमएल जैसे अन्य कई संस्थाओं के माध्यम से भी मार्केट लिंकेज बनाए जा रहे हैं। ई नाम के माध्यम से भी किसानों को एक देश एक बाजार से जोड़ने का प्रयास जारी है। जय सरदार एफपीओ सिर्फ अपने किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर से अलग अलग जगह से किसान यहाँ कुछ सीखने आते हैं। इस एफपीओ द्वारा अन्य कई एफपीओ के निर्माण और उनके सक्षमीकरण में योगदान दिया जा रहा है। जय सरदार एफपीओ द्वारा निर्मित इस व्यवस्था के कारण किसानों के समय की बचत हो रही है। वैज्ञानिक तरीके के इस्तेमाल से उपज का सही वजन हो रहा है। मार्केट में उपज की चोरी भी रोकी गई है। मार्केट के स्तर पर आने वाले अन्य लॉसेस भी बचाए जा सके हैं। वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित उचित दाम किसान को मिल रहा है और साथ ही किसान शिक्षित भी हो रहा है। जय सरदार एफपीओ का यह काम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सहारा गया। यूएस काउंसिलेट, बाला विकासा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई द्वारा आयोजित स्पर्धा में पहले 10 इनोवेटिव स्टार्टअप में जय सरदार को स्थान दिया गया। एनसीडीईएक्स द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका में खेती के सिकंदर के रूप में जय सरदार एफपीओ के काम को नवाजा गया। एसएफएसी द्वारा फाउंडेशन डे के अवसर पर एफपीओ को सम्मानित किया गया और लेवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर द्वारा भी इस एफपीओ का सम्मान किया गया। किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु उठाया गया यह कदम एक नई शुरुआत है। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का। बोराखेड़े जी, आवाज आ रही है? सब सही है? यस सर, यस सर। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सुना इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है कृषि जो है। और अभी नहीं, बहुत पहले से, जब से मानव संस्कृति का विकास होने लगा है, हम इतिहास में कितना भी दूर जाले, कितने भी हजारों साल पहले जाले, किसानी के हमें उदाहरण मिलते हैं। बहुत पहले से मानव संस्कृति ने, मानव सभ्यता में हमने किसानी की शुरुआत की है। तो किसानी का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है। लेकिन आज की हालत में जो मानव संस्कृति का विकास हुआ या मानव का जो विकास हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में हमने विकास किया, टेक्नोलॉजी में विकास किया है, सारे क्षेत्रों में हमने विकास किया। लेकिन क्या कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हजारों साल हम आगे आ चुके हैं, इतने डेवलप हो चुके हैं। किसानों की हालत आज क्या है और किस तरीके से वो किसानी करते हैं? क्या वो सही है? क्या सच्ची में उनका डेवलपमेंट हुआ है? क्या इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है? इस विषय पर ज्यादातर इस सेशन में हम बात करेंगे, या इस विषय से संबंधित जो एक संकल्पना है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान उत्पादक कंपनियां, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। इनकी जरूरत क्यों है, ये संकल्पना क्या है इनकी वर्तमान स्थिति क्या है भारत में, और भविष्य क्या कहता है। और फिर हमारे लिए जो हम अलग अलग प्रोफेशन से लोग हैं, इनके लिए क्या क्या अवसर है इस क्षेत्र में। तो नमस्कार, मेरा नाम सुमित मंडाले है। कृषि विकास और ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था, जिसका नाम अपने अभी डॉक्यूमेंट्री में सुना है, उसी में मैं ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के भूमिका में हूँ। और कैपेसिटी बिल्डिंग जो होते हैं सारे इनिशिएटिव्स कृषि विकास के अंतर्गत, वो मैं देखता हूँ। ऑल अबाउट एफपीओ जो इनिशिएटिव है कृषि विकास का ही, उसको मैं हेड करता हूँ। तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम आज के प्रशिक्षण को शुरुआत करते हैं। किसान उत्पादक कंपनियां, उनकी संकल्पना, उनका भारत में इतिहास, उनकी जरूरत, वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति क्या है, और कृषि उद्यमी और रोजगार के अवसर। प्रेजेंटेशन दिख रहा है मेरा बोराखेड़े जी? यस सर। ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं।
हम देखेंगे आज भारत में किसानों को संगठित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, खेती में क्या बदलाव लाने की जरूरत थी, या किसानों की किसानी करने की पद्धति में क्या बदलाव लाने की जरूरत थी, और आज उनको जो संगठित करने की बात हम करते हैं उसका इतिहास कितना लंबा है, क्या क्या हुआ इतिहास में किसानों को संगठित करने के लिए। उसके बाद में एफपीओ जो आज हम टर्म सुनते हैं, किसान उत्पादक कंपनियां, इनकी संकल्पना और टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इनकी शुरुआत कब से हुई, फिर इस पे क्यों अभी फोकस है। उसके बाद में एक किसान उत्पादक कंपनियों के बारे में उनसे की जाने वाली गतिविधियां, क्या स्कोप है एक एफपीसी का, क्या क्या चीजें एक एफपीसी के मार्फत की जा सकती है और कैसे बेनिफिट फार्मर उससे हो सकते हैं, कृषि उद्यमी उससे हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। भारत में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब कौन इतनी सारी एफपीओ बन रही है, बनने ही वाली है और बन चुकी है ऑलरेडी, तो कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी के ऊपर है, ये डेटा के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अगर आप खुद एक किसान उत्पादक कंपनी बनाना चाहते हैं या बना रखी है, तो उसकी आइडियली शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्या चीजें आपको प्राइमरीली करनी पड़ेगी या करनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छी उत्पादक कंपनी आप बना सके एफपीओ। दोस्तों, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा है कि किसानों का दीर्घकालीन संघर्ष रहा है और आज भी वो चलता आ रहा है। भारत की लगभग 60 से 70% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि पर आधारित है, किसानी पर आधारित है। एक हिसाब से देश का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा कह लीजिए, एक बहुत छोटे हिस्से को खाना खिलाता है मेहनत करके, किसानी करके। लेकिन फिर भी आज की तारीख में जो है ये जो बड़ा हिस्सा है, जो एक वर्किंग या किसानी करने वाला हिस्सा है, उनकी प्रोग्रेस उतनी देखी नहीं जाती। इसका मुख्य कारण तो इसके बहुत सारे हैं। किसानी में बहुत सारी दिक्कतें, नैसर्गिक आपदाएं है ना, टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं अभाव हो जाता है और कई सारी चीजें, फाइनेंस ना होना, फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी होना। लेकिन आज के इस संदर्भ में हम जो कारण देखने वाले हैं कि सर्वोत्तम कृषि से लघु कृषि की ओर, मतलब फ्रेगमेंटेशन जो हुआ है हमारे खेती का, हमारे देश में खेती का, हमारे देश में ट्रेडिशनली एक किसान से दूसरी किसान, एक फैमिली में एक मतलब बाप से पिता की तरफ, बच्चे की तरफ खेती ट्रांसफर होती है, उस तरीके से उसका विभाजन होते जाता है, ट्रेडिशनली वो होते आया है। इसलिए आज की हालत में जो किसान के पास में खेती बची है वो बहुत कम है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिसको हम कहते हैं, कि बहुत छोटी, मतलब एकड़ों में, कई बीघों में जमीन एक किसान के पास में। तो अगर इतनी छोटी जमीन किसान के पास में रहेगी तो उसमें होने वाली उपज, जो उसमें जो प्रोडक्शन लेता है, उसको बेचने अगर वो निकलता है तो उसको मार्केट नहीं मिल पाता। पहली बात तो कितना बेचे और कितना खुद खाए और कितना बेचे, अल्टीमेटली जो उसके हाथ में आता है बेचने के लिए, वो इतनी कम क्वांटिटी रहती है एक किसान की कि उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ पाती, उसको अच्छा भाव नहीं मिल पाता, अगर सीधे शब्दों में कहें तो यही एक मुख्य कारण है, संगठन का अभाव, या एक किसानों की खेती जो है, लैंड होल्डिंग, वो कम होते जाना, बहुत ही कम होते जाना, ये एक मुख्य कारण है। इस समस्या को समझते हुए एफपीसी की जो संकल्पना है, या किसानों को संगठित करने की जो संकल्पना है, ये शुरू हुई थी। इससे पहले देखिए, इतिहास में अगर देखें तो लगभग 100 साल पहले, मतलब 19वीं सदी की शुरुआत में ही 1904 में एक अधिनियम आया था, सहकार अधिनियम या कोऑपरेटिव एक्ट जिसको हम कहते हैं। ये 19वीं सदी की शुरुआत में बना था भारत में, जब अंग्रेजों के पीरियड में ही। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव यही था, संगठित करना किसानों, एक ऐसी कंपनी बनाना या ऐसा कोऑपरेटिव बनाना जो किसानों ने बनाया हो और खुद के लिए बनाया हो। तो इसके कई उदाहरण भी हम देखते हैं, आज अमूल हम देखते हैं, है ना, ये एक कोऑपरेटिव है, मतलब किसानों ने बनाया हुआ एक संगठन है। गोकुल दूध है, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारे संगठन है, जो शुगर मिल्स रहते हैं वो भी कोऑपरेटिव ही होते हैं, है ना, ये सारे इसमें आते हैं, कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत बने हुए हैं। तो अगर इतने पहले ही प्रयास शुरू हो गए थे तो उसमें दिक्कतें क्या आने लगी।
सहकार में जो कमियां थी, एक हिसाब से कहें कोऑपरेटिव एक्ट में कुछ कमियां थी, ऐसी कुछ कमियां थी जिसका बेनिफिट कुछ चंद लोग उठा के, पॉलिटिशियंस लोग उठा के अपना फायदा खुद कर ले सकते थे, अपनी वोटिंग पावर बढ़ा ले सकते थे अगर वो अपना क्या कहते हैं उसको, शेयर पूंजी, जो शेयर्स के जरिए ज्यादा उसकी ओनरशिप अगर ले लेते हैं तो उसका बेनिफिट भी वो खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए कर सकते थे। तो यही कारण था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे लोगों ने, बड़े लोगों ने सहकारी कंपनियों का इस्तेमाल अपने खुद के घर बनने के लिए करना शुरू कर दिया। और इस पर एक हिसाब से जो किसान है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो छोटे किसान उससे जुड़े हुए हैं मालिकाना तौर पर, उनका जो बेनिफिट होना चाहिए था वो उस प्रमाण में हो नहीं पा रहा। तो एक कारण था कि जिस वजह से सहकार डगमगाने लग गया। और उसके बाद में 1991 में भी हम सब लोग जानते हैं आर्थिक उदारीकरण हुआ भारत देश में, जब श्री मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब लिबरलाइजेशन हुआ। प्राइवेट कंपनियों को, बाहर से आने वाली भी और भारत की भी प्राइवेट कंपनियों को यहाँ बनने के लिए, यहाँ स्थापित होने के लिए छूट मिलने लगी, रिलैक्सेशन मिलने लगी, क्योंकि उस समय रोजगारों की कमी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था देश में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए रिलैक्सेशन दिया गया कंपनियों को यहाँ पर स्थापना करने के लिए। तो बहुत सारी कंपनियां बनी, बाहर से आकर भी देश में कंपनियां बनी, रोजगार बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा देश का, है ना। इस हिसाब से हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन ये जो माहौल था दोस्तों, दूसरे प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व हो गए, लेकिन ये जो माहौल था, ये इकोनॉमिक माहौल जो बना था उस समय 1991 के तुरंत बाद में, लिबरलाइजेशन के बाद में, तो ये जो है सहकार के लिए या सहकारी कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित नहीं हुआ। उनकी प्रोग्रेस इस दरमियान किसी ना किसी वजह से हैम्पर होने लग गई, क्योंकि फोकस पूरा लिबरलाइजेशन पे था, कोऑपरेटिव्स पे फोकस, या ये वो जो इकोनॉमिकल माहौल है उसमें सहकार फिर से डगमगाने लग गया और ये अब समाप्त हो जाएगा, सहकार नहीं रहेगा, ऐसा समझ में आने लग गया। तो उस समय से अपना, तो उस समय एक सोच सामने आई कि हमें अब सहकार से आगे बढ़ना चाहिए। एक तो उसकी में जो कुछ गलतियां है उसका गलत फायदा लोग उठा रहे थे, और इकोनॉमिक जो माहौल बना था भारत में, देश में, उसकी वजह से भी सरकार डगमगाने लगा। तो कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी। चूंकि प्राइवेट कंपनियां जो है उस समय अच्छा काम कर रही थी, एक्सपीरियंसेस अच्छे थे कि उनके, और सहकार के भी कहीं ना कहीं पिछले एक्सपीरियंस अच्छे रहे थे, अच्छे अच्छे मॉडल आए थे, अमूल जैसे मॉडल बने थे। तो एक नए मॉडल में सहकार अधिनियम के कुछ तत्व और प्राइवेट कंपनियों के कुछ तत्व, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी काम करती है कमर्शियली, बिजनेस एक्यूमेन से, है ना, प्रॉफिट मेकिंग जो एक एंटिटी रहती है, उस तरीके को और कोऑपरेटिव्स के तरीके को मर्ज करके, हाइब्रिड करके, उनका मिक्सचर करके एक नया मॉडल बनाने की जरूरत पड़ी, जिसको कि सामने लाने के लिए, टेक्निकली सामने लाने के लिए एक कमेटी बनाएगी। प्रोफेसर वाई अलग, ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, इसको अलग कमेटी कहा जाता है। तो इस कमेटी को एक काम दिया गया कि आप एक ऐसा मॉडल प्रपोज करो जो स्वयं पोषी हो, स्वायत्त हो, मतलब सेल्फ सस्टेनेबल हो, जिसको किसी और की तरफ देखना ना पड़े, खुद को चलाने के लिए खुद अपना कैपिटल जमा कर पाए। प्राइवेट कंपनियां जैसे शेयर्स के जरिए हम आजकल सुनते हैं, शेयर मार्केट में क्या चलता है, लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, उस तरीके से उस कंपनी को पूंजी मिलती है, कैपिटल मिलता है। तो इस तत्व को भी डाला जाए किसानों के लिए कि किसान ऐसा कर सकते हैं। तो स्वयं पोषी मॉडल, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने की उनको काम दिया गया। तो इस कमेटी ने, अलग कमेटी ने अपना रिपोर्ट 1998 में दोस्तों प्रस्तुत किया, जिसके तहत कि उनका ये मानना था कि जो प्राइवेट कंपनियां बनती है भारत में, 1956 का जो कंपनी अधिनियम है, कंपनीज एक्ट है, उसके तहत प्राइवेट कंपनियां बनती है, उसी एक्ट में थोड़ी बहुत सुधारना करके किसानों के लिए एक अधिनियम बनाया जाए, किसान भी अपनी प्राइवेट कंपनी बना सके,
ऐसा प्रावधान किया जा सके, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। किसान खुद प्राइवेट कंपनी चला सकते हैं और प्राइवेट कंपनियां जैसे प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड के साथ में काम करती है वैसे किसानों ने करना ही चाहिए और उनको वो स्कोप भी देना चाहिए। तो एक अधिनियम, नया अधिनियम बनाया गया, किसान उत्पादक कंपनी स्थापना अधिनियम 2002। ये एक पायदान, ये एक स्टेज याद रखिएगा। 2002 में जो अधिनियम बना है, स्थापना अधिनियम, इसके जरिए किसान अपनी खुद की प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, जिसको भी कहा जाता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसके बारे में आज हम ये सेशन ले रहे हैं। तो ये 2002 से इसकी निर्मिति शुरू हुई थी। लगभग 2004 और 2005 के बीच में कई सारे एनजीओ को काम दिया गया। मध्य प्रदेश में इसकी पायलटिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने के लिए काम दिया गया। कुछ एनजीओ को प्रदान है, इसमें सृजन है, आगा खान फाउंडेशन है, ऐसी एनजीओ को ये काम दिया गया। कुछ अच्छे सफल प्रयोग हुए उस दरमियान, है ना। और फिर इस तरीके से ये सिलसिला आगे चला। शुरुआती दौर में ज्यादा इसका प्रोग्रेस नहीं था, मतलब ज्यादा लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते थे, बना नहीं पा रहे थे। तो एनजीओ के जरिए एफपीओज बनाए गए और वो सिलसिला अब भी चल रहा है कि एनजीओ के जरिए एफपीसीज बनाए जाते हैं, प्रोत्साहित किया जाता है, किसानों को जोड़ा जाता है, किसानों को। तो ये शुरुआत हमने देखी एफपीसीज की। आज की अगर हालत हम देखें, मतलब आज का जो एक सिग्निफिकेंस हम देखें एफपीसीज के बारे में, सिग्निफिकेंट स्टेप या कह लें, ये 10 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने 10,000 नई एफपीओज बनाने का ऐलान किया है, निर्धार किया है। और अगले 2 या 3 सालों में 2023 और 24 तक इस पीरियड में ही 10,000 नई एफपीओ बननी है। तो बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारे सीबीबीओस को एम्पैनल किया गया है, उसमें से कृषि विकास एक सीबीबीओ है। तो हम प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत नाबार्ड, नाफेड, एसएफएसी, ये जो संस्थाएं हैं, एनसीडीसी, ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ के प्रोजेक्ट के तो रूप में एफपीओस बनाते हैं, उनको सस्टेनेबल करते हैं, खुद के पैरों पे खड़ा रखते हैं और सपोर्ट करते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम कृषि विकास ने डेवलप किया है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं, जो जिस कंटेक्स्ट, जिस क्वांटिटी में ये काम होने वाला है, लगभग 10,000 एफपीओ, मतलब इसको इस नंबर्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर ब्लॉक में एक, भारत में लगभग 10,000 ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक में एक एफपीसी बनाने का ये निर्धार है। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। इतना अगर काम होना है तो उसके लिए रिसोर्सेस लगने हैं, एनजीओज लगने हैं, ऐसे लोग लगने हैं जो एफपीओ में एक्सपर्टाइज रखते हैं, एफपीओ को समझते हैं, उसकी लाइफ साइकिल को समझते हैं, कैसे अभ्यास करना है, कैसे उसके डीपीआर बनाने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और उसको किसानों को कैसे जुटाना है, किसानों को कैसे अवेयर करना है, जागरूक करना है। ये सारी चीजों में लगने वाले एक्सपर्ट्स की जरूरत आज भी पड़ रही है। ये दौर शुरू हो चुका है। कृषि विकास में भी हमें ऐसे स्टाफ की जरूरत हमेशा रहती है जो एफपीओ इकोसिस्टम को समझे। इसीलिए हम प्रशिक्षण को जो है इतने एग्रेसिवली अभी कर रहे हैं। और ये ऑल अबाउट एफपीओ जो इनिशिएटिव है, ये इसीलिए शुरू किया है कि हम एक एक्सपर्ट पूल बना सके लोगों का, जो एफपीओ को समझ सके अच्छे से, उसमें ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो, सर्टिफाइड हो, ताकि लोगों की, स्टाफ की कमी ना रहे। तो ये काम बहुत अच्छे से एग्रेसिवली हो सके एफपीओ बनाने का, कृषि विकास में ही नहीं, बाहर भी जो दूसरे भी एनजीओ, इनको जो स्टाफ की जरूरत रहती है, लोगों की जरूरत रहती है, उनके लिए। तो संगठन की बात तो हम शुरुआत से ही कर रहे हैं। किसानों को संगठित करने के प्रयास जो चल रहे थे, उसमें जो फेल्यूर आया बीच में, फिर अभी हम एफपीसी के जरिए जो संगठन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझना एक और तरीके से भी समझा जा सकता है। व्यावहारिक है कि संगठन में जो शक्ति है, इसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। एक स्टोरी देखते आ रहे हैं हम पंछियों की। जब एक पंछी अगर अड़क जाता है और प्रयास करता है निकलने का, तो वो नहीं निकल पाएगा। अगर वो सब लोग, जितने पंछी भी अड़के हैं, सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं और मिलकर एक सोच रखते हैं कि नहीं, हम मिलकर प्रयास कर सकते हैं, हम निकल सकते हैं इस दुविधा से, तभी वो बाहर निकल पाएंगे। एक अकेला पंछी नहीं निकल पाएगा। तो ये एक प्रयास है समझाने का कि एफपीओ का फाउंडेशन किस चीज पे, संगठन एक ही बड़े, एक एकत्रित तरीके से काम करने में जो ताकत है, उस पे आधारित है एफपीओ कहीं ना कहीं।
इतिहास देख लिया दोस्तों हमने, है ना, संगठन का एफपीसी तक कैसे आए हैं हम, बीच में क्या माहौल हुआ, कहाँ गड़बड़ी हुई। एफपीसी बनने में शुरुआती दौर में दिक्कतें भी थी, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, आज भी ज्यादा किसान नहीं जुड़े हैं, है ना। अभी हम देखते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। कायदा तो हमने देख लिया, एक्ट 2002 किसान उत्पादक कंपनी स्थापना अधिनियम 2002 में बना था। अब किसान उत्पादक कंपनियों की टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपको इस तरीके से जो डेफिनेशन हम समझाने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि कौन इससे एक्चुअली में एग्जैक्टली जुड़ सकता है। तो ये जो 3 डब्बे हैं, है ना, व्याख्या अगर सुनने जाएंगे तो बोरिंग होगा, नहीं समझ में आएगा। जो 3 डब्बों को देख लीजिए बहुत आसानी से, इसमें से भी पहला डब्बा देख लीजिए। इसी तरीके से ज्यादा किसान उत्पादक कंपनियां बनती है। पहले डब्बा क्या कह रहा है, ये तीन किसान उत्पादक कंपनियां या 3 अलग अलग तरीके से बनी हुई किसान उत्पादक कंपनियां हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। हम तरीके देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्पादक कंपनी बनती है, एफपीओ बनती है। तो पहला डब्बा जो है उसमें लिखा है 10 या उससे अधिक किसान या प्राथमिक उत्पादक एकत्रित आकर, मतलब इंडिविजुअल किसान एकत्रित आते हैं, और कम से कम 10 किसान एकत्रित अगर आते हैं तो वो अपना एक एफपीसी रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, बस उनको ये प्रूफ करना है कि हम किसान है या हम प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको भी सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, जो कि कंज्यूम हो सके किसी और कंज्यूमर के लिए, या कंज्यूम हो सके किसी और से, मतलब आप अगर फलों की खेती कर रहे हैं, आपके फल बाग है, तो आप प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। इसी के साथ अगर आप मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी खुद के गाय भैंस है, तो आप वो भी आप प्राइमरी प्रोड्यूसर है। आपका सेरीकल्चर है, आपका पोल्ट्री है खुद का, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं, आप खुद वो चीज कर रहे हैं, तो आप प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो इसलिए आप प्राइमरी जो प्रोड्यूसर कंपनी जो इसका हिस्सा हो सकते हैं या खुद बना सकते हैं, बशर्ते आपको आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए तरीके रहते हैं, देखिए कई जगह मुश्किलें होती है, कई जगह आसानी होती है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन है, प्योर रजिस्ट्रेशन का जो सेशन होता है, इसमें हम देखते हैं कि ये सर्टिफिकेट कैसे लेना है, क्या लेना है, इसके फॉर्मेट क्या रहते हैं, किससे लेना है, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर भी आपको अगर आप है तो एफपीओ बना सकते हैं, और 10 या उससे अधिक किसान एकत्रित आकर आना पड़ेगा, मतलब कम से कम 10 तो लगेंगे। तो ये एक तरीका हो गया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एफपीओ बनती है। दूसरा डब्बा देख लीजिए बीच वाला, ऐसे तरीके से भी एफपीओ बन सकती है ना। उसमें क्या लिखा है, 2 या उससे अधिक उत्पादक कंपनियां या संस्थाएं, कोई संस्था है, मतलब एसएचजी हम देखते हैं, बचत गट हम देखते हैं महिलाओं के, ऐसे कई सारे बचत गट एकत्रित आकर अगर एफपीओ बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। तीसरा तरीका देखिए कि कुछ किसान और कुछ उत्पादक कंपनियां, पहले डब्बे में हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल किसान, दूसरे इसमें डब्बे में हमने देखा कि 2 उत्पादक कंपनियां हैं, 2 कोई भी संस्था है, एसएचजी हो गया, जेएलजी हो गया, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होते हैं कई, है ना, और भी कई संगठन किसानों के फॉर्मल इनफॉर्मल रहते हैं, किसी न किसी वजह से अगर किसान एकत्रित आते हैं, है ना, गट जिसको कहते हैं, समूह आप हिंदी में जो कहते हैं, तो वो समूह एकत्रित आकर भी एफपीसी बना सकते हैं। और तीसरी चीज जो है कि कुछ किसान और कुछ समूह ऐसे भी आकर उत्पादक कंपनी बना सकते हैं। ये 3 तरीके हो गए जिससे हम टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो समझ सकते हैं एफपीओ की। ज्यादातर काम लेकिन पहले चीज पे ही होता है कि इंडिविजुअल किसान आकर उत्पादक कंपनी बनाते हैं। कृषि विकास के अंतर्गत भी हम इंडिविजुअल फार्मर्स को जो खुद से सामने आता है वॉलंटरली, खुद से अपनी एफपीसी बना पाते हैं, जो उसका इंपॉर्टेंस समझ गया वो समझ गया, ऐसा है। तो 10 से 15 एफपीओ हमने ऐसे बनाए हैं जो खुद किसान सामने आए कि नहीं हमें बनाना ही है, हमें किसी प्रोजेक्ट की सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें किसी सीएसआर प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, हम अपनी पूंजी खुद एकत्रित करेंगे, हमारा कैपिटल जमा करेंगे, उससे बिजनेस करने की शुरुआत करेंगे, छोटा ही सही, उस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे अच्छा, और फिर से डेवलप होंगे। गवर्नमेंट स्कीम का फायदा लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम का फायदा लिया जा सकता है, भले आपने नहीं इंडिविजुअली एफपीसी बनाई, जरूरी नहीं कि आप प्रोजेक्ट से ही जुड़े हो किसी,
अगर आप एक्ट में के तहत रजिस्टर्ड हो एफपीसी तो आप गवर्नमेंट स्कीम का भी फायदा उठा सकते हो। ये हमारे गवर्नमेंट स्कीम वाले सेशन में हम देखते हैं। तो ये डेफिनेशन देख ली हमने। उसके बाद में कुछ प्रिंसिपल्स है देखिए एफपीओ के, काम करते हुए उसको कुछ चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। एफपीओ को हर एक संगठन के कुछ प्रिंसिपल रहते हैं या मूल तत्व जिसको हम कहते हैं, हम स्कूल में पाठ लेते हैं मूल्य शिक्षण के, है ना। तो इस तरीके से ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये 8 प्रिंसिपल्स है। इनको भी देखना जरूरी है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं समझाते हैं हम कि एफपीसी क्या रहती है। हमारे आंखों के सामने एक एफपीसी आ सकती है इन तत्वों को अगर हम समझे तो क्विकली इनको भी देखेंगे। पहला तत्व है देखो, ऐच्छिक एवं खुला सदस्यत्व। मतलब किसी को भी आप मना नहीं कर सकते और किसी को जबरदस्ती इसमें डाल नहीं सकते, उसको सदस्य इसका बना नहीं सकते। ऐच्छिक होना चाहिए, उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। और कोई अगर बनना भी चाहता है तो आप उसको किसी कारणवश मना नहीं कर सकते। अगर वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, किसान है, तो किसी भी कारणवश की तुम यहाँ के नहीं हो, तुम अलग जाति के हो, तुम अलग धर्म के हो, तुम्हारे पास खेती इतनी ही है, तुम्हारे पास कम खेती है, तो तुम क्या करोगे, है ना। ऐसा कोई भी उसमें वो नहीं होना चाहिए। ऐच्छिक अगर कोई है तो उसको खुला सदस्यत्व, मतलब कोई भी आकर उसको ज्वाइन कर सकता है। इसके भी कई बेनिफिट्स है, हम आगे अगर देखते हैं तो वो समझ में आते हैं, है ना। ये प्रिंसिपल्स बस समझने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं है, इसके भी कई मायने हैं। दूसरा प्रिंसिपल है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय भेदभाव ना करना। किसी एक गुट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक धर्म, जाति, समुदाय, किसी एक रीजन, है ना। कोऑपरेटिव्स का स्कोप रहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर उसमें सदस्य नहीं बन सकते। एक एफपीसी में कहीं का भी सदस्य हो सकता है। एफपीओ में मैं भी आपके वहां बनने वाली एफपीसी में बन सकता हूँ, हिस्सा ले सकता हूँ। इसमें कोई लिमिट नहीं है, वैसे ना धार्मिक लिमिट है ना राजकीय लिमिट। और यही एक बेनिफिट है इसका, इसमें कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो सकता इसमें। तीसरा प्रिंसिपल देख लेते हैं, सदस्यों द्वारा जनतांत्रिक तरीके से नियंत्रण। कई सारे संगठनों में हम ये भी देखते हैं और एफपीसी में भी है कि जो भी डिसीजन इसके होते हैं जनतांत्रिक तरीके से होते हैं, वोटिंग के थ्रू होते हैं। सदस्य जब वोटिंग करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी फैसला कर लेना है तो वो एक साथ आकर और वोटिंग, बकायदा वोटिंग के जरिए। चौथा प्रिंसिपल देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि सभासद द्वारा आर्थिक भागीदारी उसमें होनी चाहिए। वो नहीं है तो कुछ नहीं है। एफपीसी का मतलब ही कहीं ना कहीं है कि किसान ने संगठित आकर प्रयास करना और सबसे पहले ओनरशिप लेना उस कंपनी के। ओनरशिप किस तरीके से लेंगे, शेयर्स के जरिए। उत्पादक कंपनी जब बनती है तो अपने शेयर्स वो रिलीज करती है, उसकी प्राइस के हिसाब से कुछ भी रह सकते हैं, 1000 2000। तो एक किसान अगर 2000 रुपए देता है तो उसका शेयर धारक हो जाता है और एक हिसाब से मालिक उस उत्पादक कंपनी का हो जाता है, एफपीसी का हो जाता है। ये प्रिंसिपल बहुत काम में आता है प्रोफेशनल्स के लिए, जो हम हमारी एफपीओज में काम करते हैं, एफपीओज के लिए काम करते हैं कि किसानों से पैसे कैसे ले। तो इस प्रिंसिपल को अगर समझेंगे कि आपसे पैसे अगर हम ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चीज हम आपको बेच रहे हैं। जैसे कई मार्केट में कई सारी कंपनियां रहती है ना, 2000 दो और मेंबर जोड़ो, फिर आपके 2000 के 4000 होंगे, 8000 होंगे, जैसे जैसे मेंबर जोड़ते जाएंगे। तो ये ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सटीक चीजें। इसका एक बहुत ही नोबल, बहुत अच्छा इतिहास और वर्तमान है और भविष्य भी है। इन सारी चीजों से दूर हटकर ये जो शेयर कलेक्शन की चीज है, इसको समझने की जरूरत है और उस तरीके से किसानों को समझाने की जरूरत है कि हम आपको मालिक बना रहे हैं एक एफपीसी का, एक संगठन का। तो इसलिए इसके ये प्रिंसिपल में भी आता है, आर्थिक भागीदारी किसानों के द्वारा होनी चाहिए। स्वावलंबन और स्वातंत्र, ये कहीं ना कहीं हमने देखा है कि खुद का काम वो खुद कर सके और स्वतंत्र हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसको देखने की जरूरत ना पड़े, या उसका डायरेक्टर कौन हो, कैसा हो, है ना, ये डिसीजन कोई और ना ले। एक्ट में जो है इसका कोई वो नहीं होना चाहिए। एक्ट मतलब क्या है, सरकार एक हिसाब से। तो एक्ट में कहीं ये ना हो कि कौन डायरेक्टर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। किसान है, हो गया, बात खत्म। उसको चेंज करना है तो वो डिसीजन भी एफपीसी का ही रहेगा। कब चेंज करना है, वो कितने समय तक रहेगा, ये डिसीजन भी एफपीसी का है, उन किसानों का है। वो किसान डायरेक्टरों का है, जो 5 या 10 प्राइमरी पहले से रहेंगे, उनका डिसीजन रहेगा, सब सारे डिसीजन। तो सबसे स्वतंत्र तरीके से एफपीसी काम करती है। शिक्षण, प्रशिक्षण और जानकारी का
आदान प्रदान एक एफपीसी के जरिए अपने किसानों के लिए हमेशा होना चाहिए, ताकि जब किसान उस क्षेत्र के डेवलप होंगे, अच्छी फसल उगाएंगे, है ना, अच्छी तरीके से खेती करेंगे, तभी उस एफपीसी का बिजनेस हो पाएगा। क्योंकि उस एफपीसी का बिजनेस ही, जब हम बिजनेस प्लानिंग का सेशन देखते हैं उसमें समझ में आता है एफपीसी का बिजनेस क्या है। एफपीसी का बिजनेस उन किसानों से ही है, उन किसानों के भले के लिए, उनके बेनिफिट के लिए जब वो काम करती है तो उनको कस्टमर के तौर पर देखकर भी काम करते हैं। उनको लगने वाली चीजें, उनको खेती में लगने वाली खाद बीज हो गए, औजार हो गए, ये सारी चीजें ये कहाँ से अच्छे रेट में उनको मुहैया कराने हैं और अच्छी क्वालिटी के मुहैया कराने हैं। इस तरीके से उनका भी फायदा, उनको भी फायदा पहुंचाना है, और एफपीसी को भी अगर उसमें से 2 रुपए मुनाफा मिलता है तो वो भी जमा कर कर रखना है, ताकि भविष्य में वो उस बेनिफिट से उन्हीं किसानों के लिए अच्छे काम किए जा सके, क्योंकि मालिक उस मुनाफे के वो भी है। तो कस्टमर ड्यूअल अप्रोच जो है वो ये बहुत इफेक्टिव है, और इस तरीके से उसको समझा जाना चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। तो किसान डेवलप होंगे, अच्छी फसल करेंगे, तभी एफपीसी डेवलप होगा, क्योंकि उन्हीं के फसलों की खरीदी करके बिक्री होगी, तो अच्छी फसल आएगी, तो अच्छी खरीदी होगी, अच्छी बिक्री होगी, बड़े बायर्स मिल पाएंगे। तो अगर ज्ञान का आदान प्रदान एफपीसी के जरिए नहीं होगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। और प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं आपस में सहकार्य उत्पादक कंपनियों के। एक प्रिंसिपल है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर किसी जगह सरप्लस होता है, मतलब ज्यादा उत्पादन होता है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र से माल दूसरी जगह जाना चाहिए, उस क्षेत्र में जहाँ पे कि उसकी कमी है, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो चीज ज्यादा है सरप्लस में, वहां से माल आना चाहिए इस क्षेत्र में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अच्छी तरीके से नहीं होता है, या कहीं कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्टीज का ही रहता है। मुनाफा इस चीज में मिलता है, तो ये मुनाफा प्राइवेट लोग ही ज्यादातर लेते हैं। तो एफपीओ को विजुअलाइज अगर करना है कि ये मुनाफा हम ले सके, हम हमारा माल एक जगह से दूसरी जगह भेज पाए, तो ये करने के लिए खुद का तो संगठन चाहिए, प्लस उस जगह जहाँ पे माल भेजना है वहां की एफपीसी जो है उनसे नेटवर्किंग करने का, उनके साथ टाई अप करने का दमखम भी चाहिए, और वो एटीट्यूड भी चाहिए। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल में है। इस प्रिंसिपल को हम उस तरीके से समझ सकते हैं, आपस में सहकार्य, कि सिर्फ अपनी ही एफपीसी नहीं, अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र के बाहर वाली भी जितने भी एफपीसी है उनके साथ में एक एफपीओ नेटवर्क बनना चाहिए। एक नजदीक के भविष्य में जो हम देखते हैं कि एफपीओ का नेटवर्क बनेगा और इधर का माल उधर जाएगा, एफपीसीज के जरिए एफपीसीज बेनिफिट करेंगे, जो मुनाफा मिलेगा ज्यादा इसमें एक हिसाब से किसान बेनिफिट करेंगे। सबसे लास्ट वाला प्रिंसिपल दोस्तों, सामाजिक हित, कंसर्न फॉर द कम्युनिटी। अपना काम करते करते, किसानों के भलाई के लिए काम करते करते समाज को विघटन करने वाले कोई चीज ना करें, निगेटिविटी कुछ ना फैले, ये ख्याल रखना है। ये किसी भी प्राइवेट कंपनियों को भी अप्लाई होता है प्रिंसिपल, कंसर्न फॉर द कम्युनिटी। इसको सीएसआर के जरिए भी हम समझते हैं। सीएसआर प्रोजेक्ट कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि ये एक्ट में लिखा गया है कि आपके प्रॉफिट का 2% आपको खर्चा करना है। तो उत्पादक कंपनियों, किसान उत्पादक कंपनियों को भी खर्चा तो नहीं करना है 2% के प्रॉफिट का, उनका प्रॉफिट उनका ही रहेगा, लेकिन कंसर्न फॉर द कम्युनिटी उनके तत्वों में होना चाहिए। जिस कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं उसके बेनिफिट के लिए ही काम करें, उसका नुकसान हमारी उत्पादक कंपनी के जरिए ना हो। जी, प्रिंसिपल्स हमने देख लिए। इसके पहले क्या देखा हमने? सबसे पहले तो इतिहास देखा है संगठित करने का, किसानों को संगठित करने का इतिहास हमने देखा है। कुछ क्वेश्चन होंगे चैट बॉक्स में डाल के रखिए, उस पे सेशन खत्म होते ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, आपसे भी सीखने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ पे अगर कोई किसान उत्पादक कंपनियां हैं, अच्छे से काम कर रही है, आपसे भी तो हमें सीखने को मिले तो बहुत खुशी होगी, है ना। तो संगठन देखा हमने, किसानों को संगठित करने के प्रयास देखे, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था
उसके बाद में कोऑपरेटिव मूवमेंट में कमी आई, फिर एफपीसी एक्ट आया 2002 में, एफपीसी बनने लगी। उसके बाद में हमने टेक्निकल डेफिनेशन देखी कि एफपीसी की क्या होती है, क्यों एफपीसी पे अब फोकस है, ये हमने देखा है। उसके बाद में हमने क्या देखा, प्रिंसिपल्स देखे हैं एफपीसी के, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ये देखा है। अब हम देखते हैं कि गतिविधियां कौन सी कर सकते हैं एफपीसी के जरिए। बहुत सारा स्कोप है एफपीसी का, जैसे कि हम पहले से देख रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह एफपीओ को काम करना है, तो लिमिट कुछ भी नहीं, खेती से संबंधित कुछ भी काम एफपीसी के जरिए हो सकता है। लेकिन ये लिस्ट दिखाने की जरूरत इसलिए है कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल मिले या गाइडलाइन मिले कि कौन सी गतिविधियां प्राइमरी फेज में की जा सकती है। जब बनती है एफपीसी तो जरूरी नहीं कि एकदम से ही बड़ा काम करने लग जाए, तो कौन सी गतिविधियां हो सकती है, इसके लिए लिस्ट डाउन किया है। बाकी स्कोप बहुत सारे, इससे भी ज्यादा बहुत सारे, लेकिन ये सिग्निफिकेंट चीज है। तो एक साथ खरीदना बेचना, जैसे कि मैंने कहा कि एक किसान अगर बेचने जाता है तो उसको इतना भाव नहीं मिल पाएगा, लेकिन किसान एकत्रित आकर एक एफपीओ बना लेते हैं और अपना माल एकत्रित कर फिर उसको बेचते हैं तो ज्यादा भाव मिलेगा। ऑब्वियस सी चीज है, बड़ा बायर मिल सकता है। भंडारण की सुविधा भी एक किसान उस तरीके से नहीं कर सकता, ज्यादा अपने घर में भंडारण करेगा, स्टोरेज करेगा या अपना छोटा मोटा गोदाम खोलेगा। लेकिन बड़ा माल स्टोर करने के लिए बड़े गोदाम की जरूरत पड़ती है। तो जो कैपिटल जमा करते हैं किसान, अपनी पूंजी 2-2 हजार रुपए एकत्रित कर और फिर गवर्नमेंट स्कीम पे जो बेनिफिट लेकर कृषि अपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी सबसे पहले जय सरदार की, इसमें जितने भी गोदाम बने हैं, एक नहीं बहुत सारे गोदाम है और हर गोदाम अलग अलग स्कीम में बना हुआ है। तो ये ताकत है एफपीसी की, है ना, ये एक ट्रिक है, एक मैकेनिज्म है और एक नोबल तरीका है जिससे कि एफपीसी के जरिए लोग जो है, किसान लोग जो है अपना भंडारण सुविधा खड़ा कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती है, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चाहे एफपीसी किसी कंपनी के साथ में करार करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो वो भी कर सकती है, खुद किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग कर सकती है। जानकारी और ज्ञान का आदान प्रदान, ये भी हमने देखा। प्रक्रिया एवं इतर कृषि व्यवसाय, प्रक्रिया मतलब वैल्यू एडिशन, टमाटर से उसका क्या होता है, सॉस बनाना, केले के चिप्स बनाना, आलू के चिप्स बनाना, बहुत ही कॉमन एग्जांपल हो गए। हर चीज में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। अगर आप सॉर्टिंग और ग्रेडिंग भी कर लेते हैं, मान लो, है ना, आपने गेहूं की सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर लिया, क्लीनिंग कर ली, है ना, उसमें से ए ग्रेड का माल अलग कर दिया, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का माल अलग कर दिया, तो जो आपका अल्टीमेट प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपको एक साथ उस माल का जो कीमत मिलने वाली थी वो कॉमन थी कि आपका माल इस लेवल का है। आप जब सॉर्टिंग कर जाते हैं तो हो सकता है कि आपके पास ए ग्रेड का माल ज्यादा हो लेकिन आपको पता ना हो। तो ये एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो गया, ग्रेडिंग करके करना या सॉर्टिंग करना, क्लीनिंग करना है। वैल्यू एडिशन जो है वो हर पायदान पे हो सकती है, कहीं ना कहीं हो सकती है, शुरुआत से लेकर, मतलब बुआई से लेकर भी वैल्यू एडिशन हो सकती है। उसके लिए अगर अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं तो एक हिसाब से उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो, है ना। तो अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर एफपीसी के माध्यम से कम कीमत में खरीद कर अगर एफपीसी दे रही है तो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रही है। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट प्रोसेसिंग में ही जा रहे हैं मतलब ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं। प्रोसेसिंग में जाना एक एफपीसी के लिए शुरुआती दौर में थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें कैपिटल लगता है ना, पैसा खर्च हो जाता है, और अगर उसमें बिजनेस प्लान सही नहीं बैठा तो नुकसान हो जाएगा। तो शुरुआत में जो है खरीदी बिक्री करना या इनपुट स्टोर खोल लेना या छोटे मोटे बिजनेस करना, इनसे शुरुआत कर एक एफपीसी खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोसेसिंग जैसी चीजों में जा सकती है। बीजोत्पादन करना, बीजोत्पादन में हम देखते हैं कि किसानी में अपने खुद के खेत में ही होता है, किसान ही करते हैं बीजोत्पादन, लेकिन दूसरी कंपनी को करते हैं तो मुनाफा उससे जो मिलता है वो उस कंपनी को मिलता है, किसानों को नहीं मिलता। तो एफपीसी अपने खुद का बीजोत्पादन कर सकती है ना, जिसका कि मुनाफा डायरेक्टली उन फार्मर्स को मिलेगा, उसके सदस्य फार्मर को मिलेगा। अन्य कोई कुछ गतिविधियां है ना, नई फसलों का उत्पादन, लोकली अगर कुछ नई चीजों की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको समझते हुए नई फसलें अगर इंट्रोड्यूस करनी है तो एक किसान
उस तरीके से नहीं कर सकता। बहुत सारे किसान में आकर करते हैं, एफपीसी के जरिए करते हैं, तो कहीं से और से मंगवानी है फसलें, उनके ब्रीड्स मंगाने हैं तो वो एफपीसी के जरिए कर सकते हैं। साधनों की उपलब्धता मतलब खुद के जैसे कि इनपुट स्टोर हमने देखा है, और भी इसमें कई सारी मैकेनिज्म हो सकते हैं, मशीन बैंक हो सकते हैं, कई सारी संस्थाएं जो मशीनरी बैंक अपनी चलाती है तो उनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि किसी फ्रेंचाइजी के तौर पर इसे अपना मशीन गांव, अपने गांव में या अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ अपने किसान है मशीन बैंक खोल सकते हैं, जिससे कि लोग रेंट पर मशीनरी लेंगे, है ना, तो सस्ते में उनका काम हो जाएगा। ये सारी चीजें हो सकती है, साधनों की अच्छे से उपलब्धता हो सकती है जो जरूरी होती है किसानों को खेती करने के लिए, लेकिन कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती। सरकार से सहायता, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी स्कीम्स है एफपीसी के लिए जो लागू होती है, आप अगर बकायदा बने हैं, एक्ट के तहत बने हैं, तो आपको स्कीम्स का फायदा मिलेगा। और ये स्कीम्स आज की तारीख में देखिए अभी है, करंटली है, क्योंकि सरकार प्रोत्साहन करना चाहती है। हमने कहा जैसे कि देखा 10,000 एफपीओ अगर बनाने हैं तो उतना मोटिवेशन चाहिए लोगों में, किसानों प्राइमरी, तो किसानों में मोटिवेशन रहे, इसलिए स्कीम्स के जरिए किसानों को एफपीसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, अभी पहुंचाया जाएगा। भविष्य में ये रहेंगी नहीं रहेगी पता नहीं, स्कीम्स एफपीसी तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन जैसे कि हम तो उसके तत्वों में देखा है स्वावलंबन, किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसी जब एफपीसी बन जाएगी तो शायद स्कीम्स ना हो। अभी अगर है तो उसका बेनिफिट भी एफपीसी ले सकती है, तो ये भी एक गतिविधि में उसके आ सकता है कि खुद की पूंजी तो जमानी है जमानी, लेकिन इक्विटी ग्रांट स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम है। देखिए शेयर पूंजी अनुदान योजना एसएफएसी की योजना होती है, जिससे कि एक एफपीसी का इनकम डबल हो जाता है, वो भी नॉन रिफंडेबल, मतलब लोन नहीं रहता है, रिटर्न नहीं करना रहता है, और ये ग्रांट के तौर पर एफपीसी को मिलता है। अगर वो बकायदा मनी शेयर्स उसने बकायदा जोड़े हैं, किसान बकायदा जोड़े हैं, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से किया है, तो इक्विटी ग्रांट हो गए। और भी कई सारी चीजें हैं इक्विटी ग्रांट, ये जो सरकारी योजनाओं को पूरा सेशन हमारा रहता है, रवि पाटिल सर हमारे वो सेशन लेते हैं जो कई सालों से एफपीसी को के साथ में काम कर रहे हैं, तो सारी ही स्कीम्स का उनको अनुभव है, और वो सेशन में वो सारी ही स्कीम्स जो है एफपीसी के जो लागू होती है और कैसे वो अवेल करनी है वो बताते हैं उस सेशन में। विपणन मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं आप, खुद का ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, है ना। एक अकेला किसान अगर कहेगा कि मेरा इतना उत्पादन है, मैं इतना माल ले रहा हूँ और ये मेरा ब्रांड है, ये मेरे ब्रांड का नाम, तो शायद उसको उस ब्रांड को एक्सेप्टेंस ना हो, प्रैक्टिकली भी और टेक्निकली भी। टेक्निकली तो हो सकता है, प्रैक्टिकली भी, लेकिन कई सारे किसान मिलकर अगर कहते हैं कि हम हमारी खेती में इस क्षेत्र में होने वाली हमारी इस फसल का नाम ये है, ये हमारा ब्रांड है, हमने इसको नाम दे दिया, हो सकता है ब्रांडिंग हो सकती है, मार्केटिंग उस तरीके से हो सकती है और अच्छा भाव फसल को मिल सकता है। कई सारे किसान कर रहे हैं। एफपीओ की जो इकोसिस्टम है इसको समझने की कोशिश हम करते हैं थोड़ा सा। ये स्लाइड पर्टिकुलरली आपको दिखाने की कोशिश इसलिए भी की गई है कि एक एफपीओ को आप अगर विजुअलाइज करते हैं तो, और या खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं कहीं ना कहीं से, तो क्या क्या चीजें आपके इर्द गिर्द घूमेंगी। या एफपीओ से आपका कभी पाला पड़ने वाला है, आप व्यवसायी है ना, कृषि क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो आपका पाला एफपीसी से कभी ना कभी पड़ने ही वाला है। तो एक एफपीसी का क्या रहता है इकोसिस्टम, उसके इर्द गिर्द क्या चीजें घूमती है, इससे समझाने की एक कोशिश की है। ज्ञान का आदान प्रदान एक एफपीसी में हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। एक किसान अगर किसी को जाता है, मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो जरूरी नहीं उसको मिले ही मिले, लेकिन 100 किसान जाकर हम कहते हैं कि हमारी एफपीसी है, हम इतने किसान हैं, हमारे लिए सेमिनार लीजिए, वेबिनार लीजिए, तो करना पड़ता है, हम भी करते हैं। तो कोई किसान अगर आते हैं कि हमारे लिए इस चीज पे मार्गदर्शन कीजिए, है ना, तो वो करना पड़ता है। कृषि विज्ञान केंद्र रहते हैं, यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनकी बात माननी पड़ती है, तो उनका एक हिसाब से उनका पावर बढ़ जाता है, और ये चीज हमेशा होनी भी चाहिए। मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, जैसे कि मैंने कहा कि हर स्टेज में कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड हो सकता है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो एफपीसी के मार्फत हमेशा होनी चाहिए। ये प्रयास जो है इन जनरल एफपीसी
को अगर हम एक अलग अलग भी रखें तो खेती किसानी में वैल्यू एडिशन की कोशिश है, भले वो छोटा ही छोटा क्यों ना हो, ये किसानों के द्वारा होना चाहिए, सरकार का उसमें सपोर्ट होना चाहिए। तो जी हाँ, इस चीज को रियलाइज करने के लिए ही एफपीसीज बनाई गई। तो एफपीसीज के जरिए भी वैल्यू एडिशन की कोशिशें हमेशा होती रहनी चाहिए। बहुत सारे तरीके, मैंने जो सिंपली बता दिया, सॉर्टिंग रीडिंग भी वैल्यू एडिशन है। आपने एक मूल्य उसमें ऐड कर दिया, उसका भाव बढ़ा दिया, छोटी सी चीज कर। बाजार का भाव का फायदा भंडारण से, जैसे भंडारण हमने कर लिया तो बाजार के उतार चढ़ाव जो है उसमें उसके हिसाब से हम माल बेच पाएंगे या स्टोर कर पाएंगे, जब बढ़ेगा भाव तभी बेच पाएंगे, है ना। तो ये चीज भी, ये ट्रिक भी किसी ने हमेशा करनी चाहिए, खेलनी चाहिए। जैसे प्राइवेट मार्केट में अपना व्यापारी करते हैं उस तरीके से एफपीसी को भी अपने मुनाफे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसे हमने देखा कि अगर सरकारी योजना अब है तो क्यों ना उनका लाभ लिया जाए। एफपीसीज के लिए ही, भले ही हमें सस्टेनेबल बनना है, भविष्य में सरकारी योजना ना हो तो भी हम काम कर पाए, एफपीसी काम कर पाए, लेकिन आज अगर योजनाएं हैं तो उनका बेनिफिट लेना चाहिए, उस पर ध्यान रहना चाहिए, उस तरीके से उसका संगठन होना चाहिए। कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे महिलाओं का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपके डायरेक्टर बॉडी पे महिलाएं होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, है ना। एक ही घर से नहीं होने चाहिए। कि हम हमारे रजिस्ट्रेशन के सेशन में देखते हैं कि क्या वो चीजें, कितना शेयर पेड अप कैपिटल रखना है आपको, है ना, ताकि आप एलिजिबल हो जाए इक्विटी ग्रांट के लिए, या ज्यादा से ज्यादा इक्विटी ग्रांट आपको मिल पाए। ये सारी चीजें का ध्यान रखना चाहिए। और संगठित किसान, मतलब किसानों को संगठित करने के प्रयास भी सतत तरीके से होना चाहिए। जरूरी नहीं कि 100 किसान हो गए या 500 किसान हो गए मतलब बात खत्म हो। जितने ज्यादा किसान जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट उससे एफपीओ को होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा बिजनेस वो कर पाएंगे, उतना ज्यादा कस्टमर उससे जुड़ेंगे। किसान उसके कस्टमर भी है और प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है, मतलब माल वही देंगे, अपनी उपज वही निकाल के देंगे जिसको कि एफपीसी आगे बेचे। उसी के साथ में जो माल या खेती करने वाला है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसको जो चीजें लगने वाली है, खाद हो गए, बीज हो गए और अन्य चीजें हो गई, वो जो चीजें लगने वाली है वो भी एफपीसी मुहैया कराएगी। ये तो टू वे सिस्टम जो है उसको समझना जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसान उससे जुड़ने चाहिए, उसी से एफपीसी का प्रोग्रेस हो, बिजनेस बढ़ेगा। लिमिट नहीं है इसमें कुछ, लेकिन हाँ 50, 500, 100 किसान जो है मैनेजेबल आंकड़ा है। बढ़ते हैं तो देखिए मैनेजमेंट के एस्पेक्ट भी आते हैं कि इतने सारे किसानों को फिर मैनेज कैसे करना है, उनको क्योंकि सेवा भी प्रोवाइड करनी है ना, मैनेजमेंट का एंगल है। इस हिसाब से 500, 100 या 1000 का आंकड़ा सही है। अब वर्तमान स्थिति हम देख लेते हैं क्विकली। देश में आज की तारीख में किसान उत्पादक कंपनियां कितनी बनी है, कितनी पानी में है, कितनी काम कर रही है अच्छे से, इसको भी मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे हम। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्मेशन ऑफ एफपीसीज, जो भारत का नक्शा दिख रहा है बीच में, सबसे बीच में आपको कुछ कथिया कलर दिख रहे होंगे। ये कथिया कलर क्यों है? ये ऐसे जिले हैं भारत के कथिया कलर के जिसमें एक ही जिले में 50 से ज्यादा एफपीसीज बनी हुई है, एक ही जिले में। और ये कहा है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट भी जो चला था लगभग 100 साल पहले, 100 साल से भी ऊपर अभी हो चुके हैं, मूवमेंट महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। तो एक हिसाब से एक्सेप्टेंस है महाराष्ट्र में ज्यादा, किसान संगठित क्योंकि पहले से होते आए हैं, तो एफपीसीज भी ज्यादा बनी है महाराष्ट्र में ही, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। एक और आंकड़े से भी समझ सकते हैं कितना कॉन्सेंट्रेशन है कि जितनी एफपीसी आज तक बनी है, लगभग 10,000 एफपीसी अभी बन चुकी है आज की तारीख में। 2002 से लेकर आज तक जो बनी है 10,000 एफपीसी बनी है। तो इतनी 10,000 एफपीसी में से 50% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, चार राज्य मिलाकर ही 50% एफपीसी बनी है, उससे अधिक, 50 से अधिक। तो कॉन्सेंट्रेशन है इन 4 राज्यों में। बाकी जगहों पे अभी इतना प्रचार प्रसार नहीं है, किसानों में इतना एक्सेप्टेंस नहीं है और एफपीसी उतनी ज्यादा रजिस्टर नहीं हुई है। तो इसीलिए जो 10,000 एफपीओ प्रोग्राम हम कहते हैं कि इससे आगे अब 10,000 और 10,000 एफपीसी बनानी है, इसके अंतर्गत हर ब्लॉक में एक बनानी है।
भारत के हर हर कोने में बनानी है ना। और एक इंटरेस्टिंग फिगर आपको ध्यान में आ ही रही होगी कि पिछले लगभग 20 साल में हमने 10,000 एफपीसी बनाई है। प्रोजेक्ट्स भी रहे, उसमें नाबार्ड का सपोर्ट रहा है ना, एसएफपीसी का सपोर्ट रहा, एनजीओ का सपोर्ट रहा। तो 20 सालों में हमने 10,000 एफपीसी बनाई है और आगे के 3 ही साल में और 10,000 बनानी है। तो कितना बड़ा ये टास्क है, लेकिन हाँ ये निर्धार है सरकार का, बनानी है तो बनानी है। इसी के लिए कृषि विकास जैसी संस्थाओं को, एक्सपीरियंस संस्थाओं को एम्पैनल किया गया है। हमने नाबार्ड के साथ हमें एम्पैनल मिला है, एसएफपीसी के साथ, नाफेड के साथ में हमारा एम्पैनलमेंट हुआ है, ताकि इतनी क्वांटिटी में उत्पादक कंपनियां और अच्छी उत्पादक कंपनियां बन सके। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक बनी हुई उत्पादक कंपनियां जरूरी नहीं कि सभी की सभी अच्छी थी। 10,000 जो आंकड़ा हम देखते हैं, ये 7,374 जो आंकड़ा दिख रहा है, ये 2019 का डेटा है ना, ऑफिशियल डेटा है ये 2019 तक का। आज 2021 की अगर बात करें तो लगभग 10,000, लेकिन इस आंकड़े को भी हम समझ लेते हैं, एनालिसिस के हिसाब से ये आपको हेल्प करेगा। तो मेंबर्स जो है नीचे आपको लाल में दिख रहा होगा, 43 लाख मेंबर, लगभग 50 लाख मेंबर्स एफपीसीज के हैं ओवरऑल भारत में। किसानों की संख्या भारत में लगभग 70-80 करोड़ होगी। तो 70-80 करोड़ में से बस 40-50 लाख किसान ही किसी ना किसी एफपीसी का हिस्सा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो कहा रहे 70-80 करोड़ किसान और कहा रहे 40% किसान। अगर गणित सही हो मेरा तो मेरे हिसाब से 1-2% ही होगा, 1-2% किसान ही बस एफपीसी से जुड़े हैं। अभी भी बहुत सारे किसान संगठित नहीं है, वो एकत्रित खेती नहीं करते हैं, अकेले ही खेती करते हैं, और इसीलिए वो एक हिसाब से रिस्क में है, डेंजर में है। और इसीलिए भी गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली प्रयास कर रही है कि किसानों को भी संगठित करना पड़ेगा और वो तेजी में करना पड़ेगा। 3% महिला, सबसे नीचे वाला आंकड़ा 3% महिला एफपीसीज है बस। एसएचजी हम देखते हैं पूरी महिलाओं की रहती है, लेकिन एफपीसीज जो है सिर्फ 3% महिलाओं की है। तो ये आंकड़ा भी सुधारना चाहिए कि कृषि विकास के अंतर्गत हमारी 3 एफपीसी ऐसी जो पूरी महिलाओं की है, उस पर भी फोकस रखते हैं हमेशा। दो 2013 तक देखिए, 2013 तक 445 बनी थी, 2002 से 2013। उसके बाद में 2014 इकलौते साल में 497 बनी, 500 बनी एक इकलौते साल में। और उसके बाद में फिर 16, 17, 18 इन 3 सालों में कई उत्पादक कंपनियां बनी। 19 में भी, 2019 में भी कई उत्पादक कंपनियां बनी। और इस तरीके से लगभग आज की तारीख 2021 में टोटल 10,000 एफपीसी बनी हुई है। 7,374 दिख रहा होगा, ये 2019 तक का आंकड़ा है ना। जी, तो जो हम कह रहे थे कि कितनी कंपनियां पानी में और कितनी पानी के ऊपर है, अगर ये एक्चुअल में पहचानना है, 10,000 एफपीसी कहने से बस नहीं हो जाता। अगर सच्ची में देखना है कि कितनी कंपनियां पानी में है, तो उनका पेड अप कैपिटल देख लीजिए, वसूल शेयर कैपिटल। सीधी भाषा में कितना पैसा उस एफपीसी ने जमाया है अपने पास में शेयर पूंजी के जरिए, या उसके पास में अभी जितना पैसा है 10 लाख या उससे कम। नीला जो कलर दिख रहा है, 6,000 एफपीसी लगभग ऐसी है जिनका पेड अप कैपिटल 10 लाख से नीचे है। मतलब वो भी किसी बिजनेस में नहीं उतरी है, कोई बिजनेस नहीं कर पाई है, कोई बिजनेस प्लानिंग नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, हाथ पैर मार रही है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है उस तरीके का। ये कोई मैं बुरी चीज नहीं कह रहा हूँ या सार्केस्टिकली नहीं कह रहा हूँ कि कुछ है नहीं। किसानों को आप डायरेक्ट बोल दो कि आप आपकी प्राइवेट कंपनी है, आप उसको चलाओ, बिजनेस प्लान करो, एचआर मैनेजमेंट करो, मार्केटिंग करो, मार्केटिंग प्लान बनाओ। तो ये इतना आसान नहीं है किसानों के संगठन के लिए, इसके लिए हैंड होल्डिंग की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो एफपीओ की सिस्टम हम विजुअलाइज करते हैं, जो सरकार विजुअलाइज करती है, जो कैपेसिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है हमारे, ये इसीलिए है कि किसान खुद से ये सारी चीजें नहीं कर सकते। इस इकोसिस्टम को, इस सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा, प्रोफेशनल को समझना पड़ेगा, और उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है
उसको साथ लेकर और हमारा जो टेक्निकल नॉलेज है उसको साथ लेकर के अच्छे संगठन बनाकर उस तरीके से उनको डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो ये आंकड़ा जो है ये सेम रहेगा। 6000 एफपीसी 10 लाख से कम पेड अप कैपिटल में है, मतलब वो ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। ये आंकड़ा जैसे कि वैसा ही रहेगा, और 10,000 बना लो और 20,000 बना लो, ठीक। और एक आंकड़ा देख रहे हैं ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है 10 से 25 लाख एफपीसी, मतलब ऐसी एफपीसी अगर पेड अप कैपिटल 10 से 25 लाख है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया है, तभी तो उसके उनके अकाउंट में वो शो कर रहा है 10 से 25 लाख। ये सीधा सीधा मतलब तो नहीं है, लेकिन एक समझ है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसी एफपीसी जो कुछ ना कुछ बिजनेस करना शुरू कर चुकी है, लेकिन है कितनी एफपीसी? इतनी 700 एफपीसी है बस, 10,000 में से पूरे भारत का आंकड़ा है। और 50 लाख से ज्यादा जिनका पेड अप कैपिटल है ऐसे कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 90, मतलब उंगलियों पे जिनको गिन सकते हैं। 50 लाख से ऊपर मतलब उन्होंने अच्छा खासा प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया है। ऐसी कितनी है? लेकिन सिर्फ 90। तो ये हालत है, और ये हालत का जो रीजन है वो भी हमने देख लिया कि किसान ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए के लिए सपोर्ट सिस्टम की जरूरत चाहिए रहती है, प्रोफेशनल्स को सामने आना पड़ेगा। 1/4 केवल महाराष्ट्र में बनाई, 25% सिर्फ महाराष्ट्र में बनी एफपीसी, और 50% 4 राज्यों को, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। ये शुरुआत कैसे करें? आप खुद एफपीसी बनाना चाहते हैं, खुद उससे जुड़ना चाहते हैं, और किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो एफपीसी बनाता है ना, या सब सिर्फ मैकेनिज्म समझना चाहते हैं कि एफपीसी बनाना है तो कैसे बनाना है। तो सबसे अच्छा तरीका है, देखिए, जिससे कि भविष्य में फायदा हो सकता है, कि एफआईजी का अप्रोच रखें, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप पहले बनाए। अगर किसी क्षेत्र विशेष में कुछ किसान पहले से खेती कर रहे हैं, एक साथ आकर 10 किसान, 5 किसान, 20 किसान, तो वो भी एक हिसाब से एक गुट है उनका, वो ग्रुप है उनका, जिसको कि फार्मर इंटरेस्ट वर्ड को समझिए आप। इंटरेस्ट वर्ड, ये इसका मायने ये है कि किसी ना किसी इंटरेस्ट से, उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, इसके लिए वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं साथ में, तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके तरीके समझिए, और ऐसे कई एफआईजी को आइडेंटिफाई कीजिए। नहीं है तो उनको बनाइए, पहले एफआईजी बनाइए, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, किसान समूह बनाइए, और फिर उन किसान समूह में से जो कोई भी उनके लीडर्स होंगे, जिनको वो सामने रखते हैं, अपने सामने रखते हैं, अपना कोऑर्डिनेटर के रूप में देखते हैं, उन चंद किसानों को लेकर फिर उसका एक डायरेक्टर मंडल जो है, संचालक मंडल, वो बनाइए। तब जाकर एक एफपीसी अच्छे से, क्या कहते हैं, मैकेनाइज होगी, स्ट्रक्चर होगी। तो ये बहुत ही, क्या कहते हैं, सटीक तरीका है जिससे कि एफपीसी जो बनती है तो उसका मैनेजमेंट आसान रहता है, एक नोबल तरीके से वो बनती है, और विकसित उस तरीके से हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर 2 लोग मिलकर, 4 लोग मिलकर उत्पादक कंपनी जमा कर लेते एक ही जगह से, जो या एक ही घर से है, तो इतने सारे किसानों को कैसे जोड़ेंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्यों उन पे कोई भरोसा रखेगा, है ना? तो यही चीज अगर उल्टी करते हैं कि पहले एफआईजीज बने, प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये प्रिंसिपल फॉलो करते ही देखिए। और इसलिए इंडिविजुअली भी आप अगर करते हैं, बेसिक बनाना चाहते हैं या उससे वैसी सोच रखते हैं, तो इस अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है। तो कई सारे समूह मिलके कई सारे किसान मिलके, प्राथमिक उत्पादक बनके मिलके जो एफआईजी बनते हैं, ये ग्रुप्स जो होते हैं, उनसे फिर कई सारे एफआईजी बनके फिर किसान उत्पादक कंपनी, ये मैकेनिज्म है। इसको और इलेबोरेट किया है मैंने, वही चीजें देखी। इंडिविजुअल किसान 10, 20, 15 किसानों का एक समूह, फिर ऐसे समूह जब एकत्रित आ जाते हैं किसानों के, 500 किसान, 600 किसान, उनकी एक जनरल बॉडी एफआईजी अगर रजिस्टर हो गई, उनके लीडर्स को डायरेक्टर चुन के, तब उनसे जुड़े हुए सभी किसान जो है, जो शेयर धारक बन चुके हैं, उन्होंने बना दिए, उन सभी किसानों की एक जनरल बॉडी होती है। एफपीसी अगर रजिस्टर्ड है और उसके रजिस्टर्ड मेंबर्स 500 है, 600 है, 400 है, 300 है, तो वो सब किसान मिलके उनकी एक जनरल बॉडी हो गई, सामान्य सभा।
जो कि उसके मालिक है एक हिसाब से, और फिर उनके ऊपर उनमें से जो डायरेक्टर रहेंगे, कुछ उनके जो लीडर्स में से मान लो 50 लीडर निकल के आगे, 500 की नस्या से 50 लीडर्स है, और उन 50 लीडर में से डायरेक्टर बने 10 किसान, तो वो 10 डायरेक्टर हो गए कार्यकाली मंडल, मतलब डायरेक्टर बोर्ड जो एक्चुअल उस ये उत्पादक कंपनी को बनाते हैं। तो लोग खुद भी डायरेक्टर बन जाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा, खुद अगर लोग सामने आते हैं तो वो भी उत्पादक कंपनी बना सकते हैं, बनाते हैं, कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यावहारिक तरीका ये है प्रोजेक्ट फॉर्म में हम जो फॉलो करते हैं, दोनों तरीके का मिक्सचर भी हो सकता है। और सबसे ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है किसान उत्पादक कंपनी के पदाधिकारी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया या चेयरमैन हो गया, तो वो रहे ना रहे वो अपना अपना डिसीजन होता है। वो एक्ट के हिसाब से उसमें ऐसा कोई है नहीं कि वो रखे ही रखे, आप चेयरमैन को रखे या अध्यक्ष को रखे ही, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टर लेकिन होने चाहिए, डायरेक्टर है मतलब कंपनी है, तभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। डायरेक्टर पहले बताने पड़ते हैं, उनका डीन बीएससी बनता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, और फिर उनके बेसिस पे उत्पादक कंपनी बनते हैं। तो वो इस एक हिसाब से फेस रहते हैं, वो लोग जो है डायरेक्टर जो है वो फेस रहते हैं एफपीसीज का, और वही चलाते हैं, उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। भाई जी को मेरे हिसाब से अन्य तरीके से समझने की जरूरत नहीं है। भाई जी का मतलब ये है कि किसी ना किसी वजह से किसान एकत्रित आकर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो एक गुट है, तो उनको आप समझिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। खुद से भी बना सकते हैं आप एफआईजी, है ना, या आप लोग एक साथ काम करना शुरू कर दो, अपने आप को रजिस्टर कर लो। आत्मा में जो कृषि विभाग का ही एक ये रहता है, बोर्ड रहता है, उसमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो 10-20 किसानों को एक साथ आपने रजिस्टर कर दिया, ऐसे कई सारे रजिस्टर करके एफआईजीज बना लिए रजिस्टर, और फिर एफपीसीज बनाई, उससे उससे एक एफपीसी बनाई, ऐसे कई सारे ग्रुप बनाकर। ये एक सेशन था हमारा एफपीओ बेसिक, जिसमें हमने बस बेसिक जानकारी देखने की कोशिश की है जितने समय हमारे पास था। ये एक सेशन है, ऐसे 16 सेशन हमारे रहते हैं। बोला केडी जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। तो ये एक सेशन है, ऐसे हमारे 16 सेशन होते हैं लगभग, और इन 16 सेशन को मिलाकर हमारा पूरा कोर्स बनता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, जितनी भी दिक्कतें होती है किसानों को, या जितनी भी चीजें हैं एफपीओ इकोसिस्टम में, लगभग 4 लेवल में उनको डिवाइड करते हैं हम हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे। बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, बिजनेस प्लान लेवल, और फिर प्रोफेशनल लेवल। बेसिक में अगर आप रजिस्टर करने जा रहे हैं तो उसके पहले कौन सी तैयारी करनी चाहिए? आपको पहले उसका डीपीआर बनाना चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए, या एटलीस्ट आपको बेसलाइन सर्वे करना चाहिए, वहाँ की किसानों की हालत को जानना चाहिए, क्या है कंडीशन, क्या वहाँ पे समस्या है। समस्याओं का प्रपोजिशन करने के लिए, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए एफपीसी बनती है। नहीं बनती तो बननी चाहिए उस तरीके से, क्योंकि वो समस्याओं के समाधान को ही आप प्रपोज करेंगे उन किसानों को, तभी वो आपसे जुड़ेंगे। तो ये सारी चीजें, किसानों को मोबिलाइज कैसे करना, ये बेसिक स्किल्स है, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक फेज है। ये हो गया। उसके बाद में एडवांस के लिए अगर एफपीसी रजिस्टर हो जाती है, मान लो सारी चीजें फॉलो करते हुए रजिस्टर कर ली, उसके बाद में अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग भी करना है, उसका ऑडिट होता है, उसका ऑडिट रिपोर्ट बनता है ना। लीगल कंप्लायंस होते हैं, लीगल कंप्लायंस का पूरा कैलेंडर होता है, कब मीटिंग लेनी है ना, कितने दिनों में लेनी है, इस तरीके से लेनी है, कितने उसमें सभासद आपके जो डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। ये सारी स्किल्स है। लाइसेंस कौन से लेने पड़ेंगे आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए? इनपुट शॉप खोलना है मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो कैसे लेना है, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। सरकारी योजनाएं कौन सी है, बहुत सिग्निफिकेंट डायरेक्ट जो बेनिफिट पहुंचाती है एफपीसी को, तो ये एडवांस फेज हो गया या स्किल हो गया। एक पूरे इकोसिस्टम का, हमारी लाइफ साइकिल का, सॉरी लाइफ साइकिल हमने रखी है सामने, जो हमने समझी है। उसके बाद में तीसरा आता है, तीसरा लेवल बिजनेस प्लानिंग लेवल, जिसमें कि एफपीसी को अपना बिजनेस आइडेंटिफाई भी करना है, वैल्यू चेन एनालिसिस कर। वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब कहाँ इनपुट जा सकता है हमसे एक एफपीसी से, जिससे कि
फसलों की वैल्यू में बढ़ोतरी हो। जहाँ जहाँ समस्या है वहां पे इंटरवीन करना है, और जो इंटरवेंशन करना है वही होगी बिजनेस आइडिया, वो हमारी बिजनेस आइडिया होगी। मान लो आपके क्षेत्र में बीज अच्छे नहीं मिल पाते किसान, वो आपका बिजनेस हो गया। तो शुरुआती दौर में आप अच्छे बीज मुहैया कराने के लिए बिजनेस शुरू कर नहीं सकते हो, एक साथ ऑर्डर दे दो, उससे मुनाफा मिलेगा। तो ये एक मूल्य श्रृंखला परीक्षण इसको कहते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस। इसके एक्सरसाइज रहते हैं, वो एक्सरसाइज हम लेते हैं, है ना। फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, स्वॉट एनालिसिस हो गया उसमें, है ना। अपनी क्षमताओं को कैसे समझना है, खरीदी बिक्री कैसे करना है, उसमें क्या ट्रिक रहते हैं। प्राइवेट मार्केट प्लेयर जैसे जो हम कहते हैं मंडी में, या इतरत्र बाहरी जो खिलाड़ी रहते हैं, वो क्या ट्रिक यूज करते हैं। अगर हमको उनको कंपटीशन देना है एक पीसी के तौर पर, तो हमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या तरीके सीखने की जरूरत है। तो इसके भी हमारे सेशन रहते हैं। तो तीसरे लेवल का हमारा नॉलेज फेज है, सबसे ऊपर वाला। अगर आप एपीसी अच्छे से काम करना शुरू कर दी है, तो बिजनेस कैसे बढ़ाना है, डायरेक्टर्स को या उसके सभासदों को कैसे अपने आप को उस रोल में ढालना है कि हम अभी बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस बढ़ाना है। मार्केटिंग स्किल्स हो गए, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, रोल्स अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के तरीके हो गए, अपने आप को एक जनता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कैसे रखें। आपके पास अगर 10 किसान आते हैं, तो आपको उनकी समस्या का समाधान देने का प्रयास करना चाहिए, या प्रयास कर रहे हैं इतना दिखाना आना चाहिए, तभी आप कहलाते हैं लीडर। तो ये स्किल्स हो गए बीओडीज के या डायरेक्टर्स के जो स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, डेटा मैनेजमेंट जो है, कोई भी डिसीजन जो है, कोई भी बिजनेस डेटा के आधारित नहीं होगा तो ज्यादा गारंटी नहीं है कि वो अच्छा चलेगा। आपने सोच लिया, मैंने सोच लिया, 4 दोस्तों ने मिलकर सोच लिया कि हाँ चलो ये करते हैं, यहाँ पे ये कमी है इस चीज की, इसकी डिमांड रहेगी, चलो ठीक है इसको करते हैं, ट्राई करते हैं। जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल। डेटा के आधारित पर अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो रिजल्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो सटीक हो सकते हैं। तो ये एडवांस स्किल में आता है। तो डेटा मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे कौन सा डेटा आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको टाइमलाइन पे कैसे रखना है, कौन सी फसल कब आएगी, इसका पहले से कैसे प्रमाण करके रखना है, उसको मार्क करके रखना है। तरीके क्या है, टेक्निकल टूल्स क्या है उसके। एमआईएस तो चलो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन छोटे छोटे टूल्स क्या है, गूगल फॉर्म्स हो गए, गूगल शीट्स हो गए, एक छोटा सा आपका ऐप भी हो सकता है। जैसे जय सरदार का भी अभी एक ऐप है, जिसमें पता चल जाता है कि कितने सारे किसानों की फसल बोई गई है और किस टाइम पे ये फसल आप कटेगी, ताकि बायर जो है उनके लिए रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस एक एपीसी की हो बेचने के लिए, तभी तो आपके पास कोई खरीदने आएगा। तो ये सारी स्किल्स है। तो ये 4 जो स्किल्स हैं, इन सबको मिलाकर हमारा ये पूरा कोर्स बनता है, जिसका कि एक सेशन ये है नीचे वाला, एफपीओ संकल्पना और वर्तमान स्थिति। और ये कोर्स में हमारे जो प्रैक्टिशनर्स है, कोई टीचर या ट्यूटर या ट्रेनर आकर इसमें नहीं पढ़ाता है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केटिंग में, है ना, मार्केट लिंकेज तैयार करने में काम कर रहे हैं, जो लोग डीपीआर तैयार करना या डॉक्यूमेंटेशन जो है, बेसलाइन सर्वे कैसे करना है, वो रिसोर्सेज जो है कृषि विकास की, वो लोग प्रशिक्षण लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज का। कोई भी आके कोई भी नहीं पढ़ाता। जो लोग मोबिलाइजेशन में एक्सपर्ट है, किसानों को कैसे जोड़ के रखना है, जोड़ते आए हैं, है ना, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करवाते आए हैं, वो लोग मोबिलाइजेशन के संबंधित प्रशिक्षण लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो लोग काम करते आए हैं, कर रहे हैं, वो लोग उस चीज का प्रशिक्षण देते हैं, ताकि सटीक जानकारी इस पूरे एक जो हमने फेज वाइज एक सिलेबस रखा है, स्ट्रक्चर रखा है, उस फेज में उस क्षेत्र के एक्सपीरियंस लोग ट्रेनिंग मुहैया कराए। और इसी वजह से जो है हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसको एफिलिएट करते हुए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान जो है, जो मिनिस्ट्री की संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका एफिलिएशन प्राप्त है हमारे इस कोर्स को।
तो जो भी हम पढ़ाते हैं वो एफिलिएटेड है और सर्टिफाइड है राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद से। तो इस कोर्स में जो भी ट्रेन होंगे वो ना ही वो सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं बनेंगे, तो सर्टिफाइड भी। सर्टिफिकेशन एक सेकेंडरी चीज है फिर भी हमारे हिसाब से। जो स्किल्स आप पाएंगे अगर आप एग्रीप्रेन्योर है, खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं कोई भी, तो ये मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल बिजनेस में भी कहीं ना कहीं ये तरीके यूज में आ सकते हैं, और एग्रीकल्चर में है तो फिर तो यही है। खुद की किसान उत्पादक कंपनी करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं इस सेक्टर में, एफपीओ में, जैसे कि मैंने कहा इतने सारे जॉब ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली उत्पन्न हो रहे हैं। अगर आपके पास में सर्टिफाइड स्किल्स है तो आपके पास में हो जाता है कि नहीं, मैंने इसकी लाइफ साइकिल को समझा है। आप ये टर्म अगर बाहर जाकर किसी को कहेंगे तो शायद कोई समझ नहीं पाएगा कि हमने इजाज की है, कि हमने ये लाइफ साइकिल में रखा है। कोई बेसिक आप किसी को बताने जाएंगे कि बेसिक्स ये रहता है फिर एडवांस, कोई नहीं समझेगा। बट वी हैव लर्नड इट, वी हैव डेवलप्ड दिस मॉड्यूल एंड वी हैव सर्टिफाइड इट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो आप उस हालत में रहेंगे कि आप किसी को समझा पाए कि ये 4 स्टेजेस है, इन 4 स्टेजेस में ये नॉलेज लगता है। तो उस तरीके से आपका एक प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली लोग आपको पढ़ाएंगे। ये 5 इंजीनियर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एमपी में बुरहानपुर में स्थित छोटे से गांव में इन लोगों ने अपनी एफपीसी स्थापन की है। ये भी विद्यार्थी थे हमारे इस कोर्स के, और अभी भी उन्होंने एफपीसी फॉर्म भी किए हैं, और अपना एक्सपोर्ट का, केले का एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है अभी करने जा रहे हैं कुछ ही महीनों में। तो कृषि विकास द्वारा इस स्थापित, ये इन्होंने खुद से की है, हमारे किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, खुद ये आए थे हमारे पास में कि हमको आपके मार्गदर्शन की, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो इनको हमने रजिस्टर किया है, इनको हमारा सपोर्ट रहता है। और इसी तरीके की बहुत सारी एपीओ, लगभग 15 बाहर वाली एपीओ हम बना चुके हैं, इंडिविजुअल एपीओ। प्रोजेक्ट के अंतर्गत तो हमारी लगभग 100 से अधिक एपीओ बनी है। वही अनुभव जो है उसको लेकर हमने ये सपोर्ट सिस्टम सामने रखा है। तो अगले सोमवार से इसकी बैच शुरू होगी। ये जो सारे कोर्सेस आपने देखे ये एक एक करके आगे बढ़ेंगे, लगभग 2 महीने तक, 2.5 महीने तक ये पूरा प्रशिक्षण चलेगा। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, जैसे आपने आज 1 दिन दिया है वैसा कल देंगे। तो सोमवार और मंगलवार 1.5 घंटे का सेशन होगा, और इस तरीके से ये पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एग्जाम होगी, आसान ही होगी, लेकिन इतनी भी आसान नहीं कि बच्चों टाइप में, लेकिन इतनी गारंटी है कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है उस पर हमको इतनी गारंटी है कि आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे और सर्टिफाई हो जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये कुछ झलकियां है, देखिए जिस तरीके से प्रशिक्षण होता है आसान भाषा में, हिंदी में, और पिक्टोरिकली आपको समझाने की कोशिश की जाती है, और उसी तरीके से वो परकोलेट भी होती है आप। तो सर्टिफिकेशन पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारा जो अनुभव पूरा की पूरा सोसाइटी है उसमें चला जाए, ताकि प्रोफेशनल्स बने, इस सेक्टर को कमी ना महसूस हो ऐसे एक्सपर्ट्स की जो एफपीओ के बारे में, एफपीओ लाइफ साइकिल को समझते हैं। कृषि विकास के बारे में भी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा ही है। जय सरदार जो है एफपीसी कृषि विकास के अंतर्गत स्थापित है। लगभग 20 साल का कृषि विकास का अनुभव है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, और 10 साल से बहुत फोकस से एफपीसी बनाने का काम ही कर रही है, इसलिए इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना है और इतना एक्सपीरियंस अब हो चुका है कि इतनी सटीकता से काम करते हैं। किसानों को बोनस देने का जो जय सरदार का एक कदम था या एक स्टेप थी, वो शायद भारत की पहली या दूसरी एक ऐसी एफपीओ या पहला या दूसरा एक इवेंट था किसानों को बोनस जहाँ पे एफपीसी दे रही थी, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चीज का जिक्र किया है, और एक बार नहीं कई बार किया कि किसानों को भले ही बोनस छोटा हो लेकिन ये पहल बहुत बड़ी है। तो इतनी सटीकता से कृषि विकास के अंतर्गत काम हो रहा है, क्योंकि उस लेवल पर हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे जो विजनरीज है वो आ गए हैं कि सर्टिफाइड सिलेबस भी हम करवा सकते हैं, करवा चुके हैं हमारा सिलेबस। तो ये बैच अगले सोमवार से शुरू होगी। देखिए इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जब तक हम क्वेश्चन आंसर करते हैं
लिंक एडमिशन की मैं आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। आपको ये भी बता दूं कि यही कोर्स जो है 16 सेशन, सिर्फ 16 सेशन नहीं रहते, 4 उसमें इंटरेक्शन सेशन रहते हैं। मतलब 5 इंजीनियर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है हमारी एफपीसी, उनको भी हम बुलाते हैं कि आप बताइए आपके अनुभव। हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे स्टूडेंट के तौर पर आप जुड़ेंगे, है ना। तो 4 सेशन तो हमारे एफपीसी के इंटरेक्शन के होते हैं। और यही चीज हम अगर किसी संस्था को देते हैं, संस्था के लिए ये प्रशिक्षण देते हैं, तो लगभग 2.5 से 3 लाख उनसे लेते हैं और साल भर करवाते हैं। साल भर लग जाते हैं इतना प्रशिक्षण देने में, क्योंकि वो समय समय पर होता है, जैसे हफ्ते में 2 बार नहीं होता है। और क्योंकि ये हम एकेडमिक पर्पज से कर रहे हैं, कोर्स के अंतर्गत कर रहे हैं, तो इसको 2.5 महीने में करवा देते हैं। और वही चीज जो हम 2.5 लाख 3 लाख में दूसरों को दे रहे हैं, स्टूडेंट या एकेडमिक एजुकेशनल पर्पज से करवा रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एडमिन कॉस्ट पे इसको करते हैं। 16 रिसोर्सेस हमारे आपको लाइव आकर पढ़ाते हैं, उसमें एडमिन कॉस्ट भी लगता है, प्लस सर्टिफिकेशन है, उसके भी कॉस्ट इम्प्लीकेशन ही है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो प्राइस है वो इसकी एडमिन प्राइस है या मार्जिनल प्राइस है बस। और पर्पस इसका यही है कि हमारा कंट्रीब्यूशन रहे इस सेक्टर को प्रबल करने का। हमारा भी बेनिफिट है, क्योंकि हमको एक्सपर्ट मिल पाएंगे, हमको ट्रेंड एक्सपर्ट मिल पाएंगे जहां भी जरूरत होती है। और जो विजन हम रख रहे हैं, हमारी एक एफपीओ का नेटवर्क बने बहुत बड़ा, हमारी खुद की एफपीओ जो आपस में बिजनेस करे। तो लगभग हमने 3 बैचेस चला है अब तक, है ना, और ये चौथी बैच है। और 3 बैचेस में लगभग 15 एफपीसी, 12 से 15 लोगों ने खुद की एफपीसी बनाकर काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा इसके पीछे, है ना। तो एक विजन है हमारा। और इस कोर्स में आप जुड़ेंगे तो आनंद होगा, खुशी होगी हमें। आपके लिए क्या बेनिफिट है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आप अगर स्टूडेंट है, आप अगर व्यवसायी है या जॉब करना चाहते हैं इस सेक्टर में, जिसमें कि जॉब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आने वाले फ्यूचर, अभी बढ़ रहे, तो भी ये कोर्स, ये सर्टिफाइड स्किल्स और सर्टिफिकेट बेनिफिट आपको पहुंचाने वाला है। आपने बैनर में कीमत देखी होगी 2,999। आप इसमें अगर करते हैं, इसमें कोई देखिए आपको डिस्काउंट या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ मार्जिन पे हम इसकी प्राइस रखे एजुकेशनल पर्पज से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट में जो भरोसा हम पे दिखाया है, और उनको जो टास्क दिया है लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करने का और इस सेक्टर को, एफपीओ सेक्टर को बिल्ड करने का, उसको, उस मैंडेट को सामने लेकर हम चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम अब कुछ भी प्राइस मनगढ़ंत बात बताने लग जाए। लेकिन हाँ, अभी अगर आप बुकिंग करते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म करते हैं, तो शायद आपको कुछ डिस्काउंट जो है वो मिल जाए। 2750 का प्राइस पे करना आपको पड़ सकता है। सहरसा नहीं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुल्हाना जिले में कार्यरत है। लेकिन एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों में हमारा प्रेजेंस है, हमारी एफपीसी है। 100 एफपीसी देखिए हमने सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बनाई, बाहर भी है। ट्रेनिंग जो है, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम वो तो हरियाणा हो गया, हरियाणा तक हम पहुंचे, गुजरात में हो गया, जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग देने वाले, हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग देने वाले। हमें ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ के जो संगठन है, एफपीसी है या सीबीबीओ से, दूसरे संस्था जो है हमारे जैसे, वो बुलाते हैं। मैनेज के अंतर्गत हम रिसोर्स पर्सन के तौर पर ट्रेनिंग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और मजा आएगा अगर आप तो हमारे फुल फ्लेज्ड इस कोर्स से जुड़ते हैं और हमारे अनुभव शेयर करने का मौका देते हैं। जरूर सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तो किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़ी जाएंगे, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में आप आ जाएंगे। ऑल अबाउट एफपीओ अकेडमी ये नाम है, मैं चैट बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। ऑल अबाउट एफपीओ अकेडमी, इसको डालेंगे तो भी प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा आपको ये ऐप।
या लिंक भी है हमारी